अब जैसा कि आज का विषय डेंटल हाइजीन है, जैसा कि आचार्य प्रशांत ने डेंटल हाइजीन की बात कही है, तो डेंटल जो शब्द है, सबसे पहले यही देखा जाए कि ये किस भाषा से आया है। तो संस्कृत में दांत के लिए दंत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये डेंटल जो है दंत से ही बना है। ये डेंटल शब्द भी हमारी भाषा संस्कृत से लिया गया है। तो फिर क्या दंत चिकित्सा का ज्ञान हम विदेशों से लेंगे? मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो आचार्य प्रशांत के एक वीडियो का फैक्ट चेक है कि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आचार्य प्रशांत का जो ये वीडियो है, उनका जो स्पीच है, उनका जो भाषण है, उसमें कितना झूठ है और कितना सच है। जिसमें आचार्य प्रशांत अंधविश्वास इत्यादि के विषय में कुछ कह रहे हैं। उस वीडियो का प्रारंभ हो रहा है एक प्रश्न से। एक लड़का है, वो कुछ फैन बॉय मूवमेंट करके बोल रहा है कि उसका फैन बॉय मूवमेंट है और वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है और वो संभवतः नारियल इत्यादि फोड़ने के संबंध में वो आचार्य प्रशांत से प्रश्न पूछ रहा है, कुछ अंधविश्वास के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। तो इस वीडियो के प्रारंभ में आचार्य प्रशांत अंधविश्वास के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन जैसा दे रहे हैं कि जो चीज पीछे से चली आ रही है, मतलब पास्ट टेंस से जो चीज आ रही है, कोई जरूरी नहीं कि सारी अच्छी हो, हमको पीछे से नहीं लेना है, हमको पास्ट टेंस से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, केवल वेदांत ले लो, गीता ले लो। ऐसा एक बैकग्राउंड है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में आचार्य प्रशांत ने जो कुछ बातें कही हैं वे बड़ी आपत्तिजनक हैं। वे मिश्रित बातें बोलते हैं, कुछ बातें वे भारत के पक्ष में बोलते हैं और कुछ बातें भारत के, भारतीयता के, सनातन धर्म के, भारत के ज्ञान के, इन सब के विरोध में बोलते हैं। तो श्रोताओं के लिए बड़ा कठिन है कि जान पाना कि उनकी मौलिक विचारधारा क्या है, वे भारत विरोधी हैं या भारत के पक्षधर हैं, ये जानना बड़ा कठिन है। तो इस वीडियो में उन्होंने जो बातें उठाई हैं उन्हीं का फैक्ट चेक करेंगे और इस बात को गहराई से देखेंगे कि आचार्य प्रशांत इस वीडियो में जो बोल रहे हैं वे सच बोल रहे हैं या उनकी बातों में असत्य भी है, झूठ भी है। इस वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो में जो बोला है उन्होंने आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आचार्य प्रशांत डेंटिस्ट्री पर बात करते हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि कहते हैं कि देखो ये आजकल के लड़के, लोग कहते हैं कि देखो ये आजकल के 20 साल की उम्र के लड़के लड़कियां, इनके दांतों से खून आ रहा है। हमारे दादाजी देखो 90 साल की उम्र में भुट्टा चबाते थे दांतों से और सब हंसते हैं जोर जोर से। फिर वो इस वीडियो में आगे कहते हैं कि डेंटल हाइजीन जो है पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लोगों की डेंटल हाइजीन की स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा कह रहे हैं उस वीडियो में। वो पूरी दुनिया में डेंटल हाइजीन की स्थिति खराब थी। अब डेंटल हाइजीन बहुत बुरी थी, इसके विषय में उदाहरण देने के लिए वो लुई 14वें का उदाहरण दे रहे हैं। फ्रांस का सम्राट हुआ है लुई 14वां, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जब उसकी शादी हुई, कोई तीसरी चौथी दूसरी तीसरी शादी हुई होगी, 40 वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई, उस समय उसका केवल एक दांत था। ये आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं। अब ये भाषण दिया जा रहा है भारत में, तो आप भारत के राजाओं की, पुराने व्यक्ति की, किसी की बात करो ना। आप लुई 14वें की बात क्यों कर रहे हैं? फ्रांस के राजा की। फ्रांस के राजा के कितने दांत थे, कितने नहीं थे, इसका तो हम लोगों को ज्ञान नहीं है। आप भारत के लोगों की बात कीजिए कि महाराज शिवाजी के इतने दांत थे, महाराणा प्रताप के इतने दांत थे, पृथ्वीराज चौहान के इतने दांत थे, सम्राट अशोक के इतने दांत थे, ऐसा कुछ बोलिए ना। आप यदि भारत के विषय में कुछ बोल रहे हो, भारत के लोगों के सामने अपना लेक्चर दे रहे हो, उदाहरण आपके सारे पाश्चात्य जगत के हैं, तो क्या आपको भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी नहीं है क्या? आप ये सारे उदाहरण विदेशों की क्यों देते हो? आप भारत में बोल रहे हो तो आपको भारत की उदाहरण देना चाहिए। इस वीडियो में वो बोल रहे हैं कि टूथब्रश आने के पहले लोगों के दांत बहुत जल्दी गिर जाते थे और टूथब्रश जो आया है वो 150-200 साल पहले के करीब आया है। तो क्या टूथब्रश आने के पहले सभी लोगों के दांत बहुत जल्दी गिर जाते थे 20, 22, 25 साल की उम्र में? तो क्या भारत के लोगों के दांत टूथब्रश आने के पहले बहुत जल्दी गिर जाते थे? आप लोगों को याद होगा, अभी जो 55-60 की उम्र के आयु के लोग हैं, उनके अपने पिताजी, दादाजी, उनके पूरे दांत हुआ करते थे, वो पेस्ट नहीं करते थे, वे आयुर्वेदिक मंजन इत्यादि टाइप की कोई चीज करते थे, उंगली से ऐसा वो अपना मंजन लेते थे और उसको मंजन करते थे, टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करते थे वो। और उनके बहुत लंबी आयु तक उनके पूरे के पूरे दांत रहते थे। कुछ लोगों के कुछ दांत टूट भी जाते थे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता था। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनकी बहुत बड़ी आयु तक जिनके दांत रहते थे। अब ये कह रहे हैं कि टूथपेस्ट आने के पहले सब लोगों के दांत जल्दी गिर जाते थे। पता नहीं कौन सा इतिहास बताना चाहते हैं आचार्य प्रशांत।
अब बातों में वे दातून की मजाक उड़ा देते हैं कि दातून का उपयोग करते थे लोग, तो दातून से काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए, मॉडर्न साइंस चाहिए। अब क्या पुराने लोग ये सारे दांत रहते ही नहीं थे, क्योंकि वे ब्रश तो यूज करते ही नहीं थे, क्योंकि ब्रश तो कुछ वर्षों पहले ही आया है। तो क्या उसके पहले लोग बिना ही दांत के थे? और दातून, भारत में प्राचीन काल से दातून का प्रयोग हो रहा है, और दातून भी किस लकड़ी से की जानी चाहिए इसके विषय में भी पूरा ज्ञान उपलब्ध है। और वो कह रहे हैं कि जो टूथब्रश ब्रश का प्रयोग नहीं करेगा उसके दांत जल्दी गिर जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए। तो आप भारत के ज्ञान की बात कर रहे हो या आप कोई किसी पाश्चात्य जगत की किसी फैक्ट्री का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? ये बात इसलिए भी असत्य है पूरी तरह, क्योंकि भारत में डेंटिस्ट्री के बहुत प्राचीन एग्जाम्पल्स, बहुत एंशिएंट एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। भारत में हजारों वर्ष पहले दंत चिकित्सा बहुत बड़े स्तर पर की जाती थी। जो आजकल दांतों की सर्जरी होती है, जो आजकल मॉडर्न साइंस में की जाती है सर्जरी की, दांतों में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें दांतों में कुछ ड्रिल करके उसमें उसका इलाज किया जाता है। तो ये तो पाश्चात्य जगत की विधि अभी आई है कुछ वर्षों में, लगभग 5000 वर्ष पूर्व के कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं, और कुछ उदाहरण तो 5000 वर्ष से भी पहले के हैं, जिसमें दांतों की शल्य चिकित्सा के उदाहरण मिलते हैं। अब ये कहां मिलते हैं? पुराने जमाने के जो स्कल, खोपड़ी वगैरह इत्यादि पाई जाती हैं खुदाई में, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है उसमें भी कुछ स्कल ऐसे मिले हैं जो हजारों वर्ष प्राचीन है, जिसमें दांतों की शल्य चिकित्सा की गई है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ये जो दांत हैं इस स्कल में, खोपड़ी में, इनमें किसी ड्रिल के माध्यम से छेद करके इनकी दंत चिकित्सा की गई है। हजारों वर्ष प्राचीन बात हो रही है कि भारत का ज्ञान इस स्तर का था। और ये कह रहे हैं आचार्य प्रशांत कि टूथब्रश नहीं करते थे लोग तो लोगों के दांत जल्दी गिर जाते थे। अब जिनको दातून करना हो तो करें, नहीं तो दांतों के लिए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टूथब्रश चाहिए। तो आचार्य प्रशांत बार बार भारत का, भारतीयता का, हमारे आयुर्वेद का मजाक उड़ाते हैं। अब ये सारी बातें आपको हमने जो लिंक दी है इस वीडियो की उसमें मिल जाएंगे आपको, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो कहा है वो कितना सच है और आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो कितना सच है। और ये जो हमने प्राचीन काल की जो मिली हुई, खुदाई में मिली हुई स्कल्स हैं, खोपड़ियां हैं, उनका उदाहरण दिया है, तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। हम तो तथ्यात्मक बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं करते। और भारत का जो आयुर्वेद है उसके तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं। जिन लोगों को कोई शंका है कि आज से 100-150 साल पहले लोगों के दांत सारे गिर जाते थे या नहीं गिर जाते थे, तो अपने ग्रंथों में जरा चेक करें। प्राचीन भारत में दंत चिकित्सा के प्रमाण लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। इसमें साक्षात पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों दोनों में मिलते हैं। अब जैसे पुरातात्विक साक्ष्य की यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की मेहरगढ़ में दांतों में ड्रिलिंग के प्रमाण मिले हैं। खुदाई में ऐसे 9 वयस्कों के दांतों में ड्रिलिंग के साक्ष्य मिलते हैं। यह प्रमाण लगभग 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व प्राचीन है। और इनमें जो तकनीक का प्रयोग किया गया है, प्राचीन कारीगरों ने दांतों की सड़ांध दूर करने के लिए बो ड्रिल का उपयोग किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह ड्रिलिंग जीवित व्यक्तियों पर की गई थी और उस समय की उन्नत चिकित्सा और समझ को दर्शाती है। अब आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी डेंटिस्ट्री के प्रमाण बहुत बड़े स्तर पर मिलते हैं। जैसे सुश्रुत संहिता जो है, लगभग 600 ईसा पूर्व महर्षि सुश्रुत को विश्व का पहला दंत शरीर रचना विज्ञानी माना जाता है। उन्होंने दंत रोगों के लिए दंत शंकु जैसे विशेष उपकरणों का वर्णन किया है, जिसका उपयोग दांत निकालने के लिए किया जाता था। चरक संहिता का भी इस मामले में महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जा सकता है कि इस ग्रंथ में मौखिक स्वच्छता यानी ओरल हाइजीन, जिसकी बात कर रहे हैं डेंटल हाइजीन, तो चरक संहिता नामक ग्रंथ में ओरल हाइजीन पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम या बबूल की टहनियों के दातून के उपयोग करने की सलाह दी गई है। अनेक उपचार पद्धतियों की भी बात होती है कि प्राचीन भारत में ऑयल पुलिंग और लौंग के तेल, हल्दी व मुलेठी जैसी प्राकृतिक औषधियों का उपयोग दांत दर्द और संक्रमण के इलाज में किया जाता था। तो ये सब जो है भारतीय प्राचीन ज्ञान को दर्शाती है ये सब चीजें। और भारत में केवल दंत चिकित्सा ही नहीं की जाती थी, यहाँ नकली दांत भी लगाए जाते थे। 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद की पहचान उनके सोने के तारों से बंधे
नकली दांतों के आधार पर की गई थी, जो दर्शाता है कि उस काल में प्रोस्थोडोंटिक्स का ज्ञान था। अब जैसे शल्य चिकित्सा के उपकरण, सुश्रुत ने 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किया है, जिनमें से कई दांत और मुख रोगों के उपचार के लिए विशिष्ट थे। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में दंत चिकित्सा केवल दर्द निवारण तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें दांतों के निकालने, भरने और स्वच्छ बनाने की वैज्ञानिक विधियां भी शामिल थी। तो ये हमारे भारत में डेंटल हाइजीन कोई नया विषय नहीं है। तो यदि आपको एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना, तो भारत के दीजिए, विदेशों के एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। किसी की बात आंख बंद करके नहीं मानी जाती। आजकल जमाना जो है गूगल का है, एआई का जमाना है। आप फैक्ट चेक करिए ना कि कोई व्यक्ति यदि कोई बात बोल रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में उनकी जो बातें हैं उसमें फैक्ट बहुत कम है, असत्य बहुत ज्यादा है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।